हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं अपने पार्ट 8 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। आज हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं सर। नोट्स के लिए आपको पता है ग्रुप पे जाना है व्हाट्सएप। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 दिखाओ सर। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक तो सर हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या सर पेपर का? हाँ बेटा, दिल्ली 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है सर, 2018 का क्वेश्चन है। ओके, चलो चलो सर, क्या कह रहा है? फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दे रखा है, ट्रेड पेबल सर बाद में डील करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर पक्की बात है क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तो अलग से डील हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री बाद में डील होगा, ट्रेड रिसीवेबल बाद में डील होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में डील होगा, और अदर करंट एसेट भी बाद में डील होगी। अदर करंट एसेट मतलब करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल में डील होगी। ठीक है जी, चलो सर। सरप्लस आपको दे रखा है, 10% लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी दे रखा है। कह रहा है एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई, यानी कि एक एडजस्टमेंट आपको लोन के ऊपर दे रखी है। ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स आपने पे किया हुआ है। यहां तक की बात ओके है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है सर, चलते हैं। चलो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, फटाफट से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना रहे हैं। चलो ठीक है सर, फटाफट से सबसे पहले करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिख लो। करंट ईयर प्रीवियस ईयर। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 13। चलो सर, सबसे पहले एडजस्टमेंट को डन करो फटाफट से। लोन टेकन कब लिया गया है? 1 जुलाई 2016 को। ठीक है सर, लोन की बात करो फटाफट से। लोन की इंटरेस्ट की बात करनी है सिर्फ। ठीक है सर, ये रहा। इसके टोटल वाले अमाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 60 का लोन 80 का हो गया, इसका मतलब 20,000 का न्यू लोन लिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये लोन कब लिया है नया वाला? ये लिया है आपने 1 जुलाई को। तो जल्दी बताओ, साल का स्टार्टिंग कब था? 1 अप्रैल। एंड कब था? 31 मार्च। जल्दी बताओ, स्टार्टिंग के अंदर लोन आपके ऊपर कितने का था? 60,000 का। और एंड में वो कितने का हो गया सारी एडजस्टमेंट के बाद? 80 का, सब कुछ मिलाने के बाद। यानी कि अगर लोन लिया होगा, दिया होगा, क्लोजिंग में से सब माइनस प्लस ऑलरेडी होगा। मुझे प्लस या माइनस करना पड़ता है ओपनिंग वाले में से, क्लोजिंग में से नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्लोजिंग में से सारी चीजें अपने आप एडजस्ट हो रखी है, ध्यान रखना बेटा, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। चलो, 60,000 का लोन था स्टार्टिंग में। अप्रैल, मई, जून, जून तक तो वो कितने का रहा? 60 का ही रहा। और जैसे ही 1 जुलाई आया और 60,000 के लोन में मैंने और कितने का लोन ले लिया? 20,000 का लोन और ले लिया। तो जल्दी बताओ कितने का लोन हो गया? सर 80 का। 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक फिर वो कितने का रहा? सर 80 का ही रहा। तो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 60,000 पे होगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 80,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। सर फटाफट से निकाल दो जल्दी से। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट, फ्रॉम 1 अप्रैल 16 टू 30 जून भी लिख सकते हो, 1 जुलाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16, और सेकंड फ्रॉम 1 जुलाई 16 टू 31 मार्च 17। यहां पर 60 पर, यहां पर 80 पर, 10%, 10%, 3 मंथ का, 9 मंथ का। तो सर 10% आएगा 1500, और ये आएगा 6000। ये हो गया टोटल 7500। ठीक है सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, बस छोड़ दो। टैक्स पेड वाज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 53,000। तो सर टैक्स दे रखा है मुझे और टैक्स पेड भी बता रखा है, तो मुझे एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं है। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी,
बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये था आपके पास टैक्स मेड, और यहां पर था टू बैंक टैक्स पेड, और टैक्स पेड तो उसने मेरे को दे ही रखा है 53,000 का। ओके सर। सर ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 70 और 68, 70 और 68। क्या बेटा आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? हाँ सर। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो, बार बार मत समझाओ, आप सारे क्वेश्चनों में आप समझा रहे हो, गलत बात है, टाइम ज्यादा लग रहा है सर हमारा। चलो ठीक है भाई, अब से नहीं समझाएंगे। चलो कितना? 51,000 का प्रपोज डिविडेंड आपने, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स आपने मेड कर लिया है। तो मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दो ही यूज होते हैं कैश के, बाकी किसी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस काम का नहीं है। ठीक है सर। ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ो, जल्दी से बताओ। ये है टैक्स मेड और ये है टैक्स पेड, तो मेड को ऊपर प्लस कर दो, पेड को नीचे माइनस कर दो। बाद में करूंगा बेटा, सिर्फ अकाउंट बनाना था बस, इतना था। मैंने कहा था ना एडजस्टमेंट कर लो, जो अकाउंट बनाना है बना लो, बाद में उसको ट्रांसफर करेंगे आराम से, ठीक है ना। तो जिस वे से हम क्वेश्चन एक बार कर रहे हैं उसी वे से करें, वरना फिर प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कर ली और कौन सी चीज नहीं कर ली है। ठीक है। लो सर, वर्किंग नोट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, दो थे, ओके हो गए। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। चार भाइयों को ढूंढो फटाफट से, कौन कौन से भाई हैं। जनरल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, मतलब एक ही भाई है। चलो तो सर चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ठीक है सर, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है सर, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के ऊपर हम चल दिए हैं बस। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट स्लैब खत्म होगी। अब स्टार्टिंग से सर स्टार्ट करें क्वेश्चन। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख हो रहा है, तो सर कैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल? कितने का? 2 लाख का। ओके। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में है नोट नंबर 1,20,000 का प्रॉफिट अब सिर्फ 25 का रह गया, तो बेटा प्रॉफिट आपका कम हो गया। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करूंगा तो 25,000 माइनस में 1,20,000, तो बेटा ये नेगेटिव के अंदर आएगा। मतलब इस साल कुछ कमाया नहीं बल्कि गवाया है, इस साल कुछ कमाया नहीं बल्कि गवाया है। क्लियर बात? कल रात को मेरी जेब में पड़े थे 500 रुपए, आज पड़े हैं सिर्फ 100 रुपए, तो 400 रुपए गवा दिए बेटा। ठीक है ना। चलो, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नेगेटिव के अंदर आएगा 95,000। ठीक है सर, ओके। चलो सर आगे चलो फटाफट से। आगे क्या है सर? हमारा शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे चलो। नोट नंबर 2 है। पहले मैंने क्या कहा था बेटा, जब भी डिबेंचर हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो एक तो ये है हिडन एडजस्टमेंट, और एक है लॉन्ग टर्म लोन इशू करा है, लिया है, या आपने रिडम्पशन करी है। अच्छा बेटा, 60 का लोन 80 का हो गया, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन टेकन, लोन टेकन कितने का? 20,000 का। ठीक है सर। अब इसके बाद करो बात इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट सर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 7,500, तो जल्दी से बताओ इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500 सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन एक जगह से और ये माइनस हो रखा होगा, वहां से बस इसे आप प्लस कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500, मेरे हिसाब से अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलो जी, चलें आगे। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी हो गई है सर। ट्रेड पेबल बाद में करेंगे, अब हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर था प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसका हमने अकाउंट बना रखा है। तो सर एक चीज को तो मैं अभी डील कर लेता हूं फटाफट से, किसको? टैक्स मेड को। टैक्स पेड आपको पता है लास्ट में माइनस होगा। 51,000 का टैक्स मेड है, तो ऊपर फटाफट से प्लस कर दो। चलो, तो 95,000 माइनस का और प्लस का 51,000, तो सर 44,000 अभी भी मेरे पास नेगेटिव का आ रखा है। ठीक है ना, ध्यान रखें। चलो ठीक है सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कोई एडजस्टमेंट थी इसके ऊपर? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्या इसका कोई नोट दे रखा है? हाँ सर, नोट नंबर 4। तो यहीं से देख करके फैसला लो, नेट वाले अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है।
2,15,000 की मशीनरी आपके पास 3,84,000 की हो गई है, तो 1,69,000 की आपने मशीनरी और खरीद ली है। परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000 नेगेटिव में। ओके बेटा, चलो अब ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को देखो। 23 का डेप्रीशिएशन 48 का हो गया, यानी कि 25,000 का डेप्रीशिएशन और लगा दिया, और वो आपको पता है वो यहां पर प्लस हो जाएगा। ओके, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में से तो माइनस हो रखा होगा, लेकिन और कहीं पर वो नहीं जाएगा, तो माइनस गलती से हो रखा है, तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, जस्ट प्लस। ठीक है, चलो सर उसके बाद क्या है, उसके बाद बताओ। हमने असेट की एडजस्टमेंट भी कर ली है। अच्छा, इन्वेंट्री बाद में होगी, ट्रेड रिसीवेबल बाद में होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में होगा, अदर करंट एसेट बाद में होगी। मतलब एक तरीके से मैंने पूरी बैलेंस शीट में जो जो चीजें हो सकती थी कर ली। नोट्स टू अकाउंट सारे खत्म हो गए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारी खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप कवर कर चुके हो फाइनेंसिंग कंप्लीट, आप कर चुके हो इन्वेस्टिंग, और आप पहुंच चुके हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलो जी, जल्दी से फटाफट से हम कर रहे हैं बेटा। चलो, तो 44,000 माइनस का है, प्लस कर देंगे 7,500, प्लस कर देंगे 2,500, तो 11,500 अभी भी नेगेटिव का हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है सर, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस करो फटाफट से। फर्स्ट चेंज था हमारे पास ट्रेड पेबल, 20,000 का सिर्फ 6,000 का रह गया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो सर मतलब पैसा चला गया। 14,000 डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है सर, उसके बाद क्या था, इन्वेंट्री 60 से 67 की हो गई, तो सर 7,000 का यहां पर भी कैश चला गया। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है सर, उसके बाद है 65 का ट्रेड रिसीवेबल, अब सिर्फ 51 का रह गया, तो सर ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, मतलब लोगों से मेरे पास पैसा आ गया। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में, अदर करंट एसेट। बेटा फोर्थ, बेटा यहाँ पे डैश है, 4,000 की करंट एसेट अब 0 की हो गई, तो असेट कम हो गई, मतलब पैसा आ गया। 4,000 आपके पास आ गए हैं, तो डिक्रीज इन अदर करंट असेट्स। ओके बेटा, सारी की सारी चीजें हमने कर ली हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव के अंदर ही आएगा कैश जनरेट, चाहे पॉजिटिव में किया है चाहे नेगेटिव में, कैश जनरेटेड फ्रॉम, जितना भी कैश जनरेट हुआ है, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद यहां से टैक्स पेड आपको पता है हम माइनस करेंगे, तो आपको पता है नेगेटिव में ही आएगा, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आ जाएगा। चलो जी, फटाफट से जरा हम कर लेते हैं। 11,500 नेगेटिव का है, 14,000 नेगेटिव का है, 7,000 नेगेटिव का है, और फिर है 14,000 प्लस का, 4,000 प्लस का, तो 14,500 आ गया नेगेटिव का। सर इसमें से टैक्स पेड बताओ कितना था, आपने अकाउंट बना रखा था टैक्स पेड का, 53 का था, ये रहा बेटा। ठीक है ना, 53 का टैक्स पेड हम यहां से माइनस कर देंगे, तो एक और चीज माइनस की आ गई, तो टोटल जो आउटफ्लो होगा वो होगा 67,500 यूज हो गया बेटा। ठीक है सर, यहां पर 1,69,000 का यूज हो गया, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, उसके बाद यहां पर निकाल लो, यहां पर तो पॉजिटिव में आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो, तो 2 लाख प्लस 20,000 माइनस में 7,500, 212500, ये पॉजिटिव का है, तो फटाफट से निकाल लो। नेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर नेट आपका देख लेते हैं एक बार, पॉजिटिव माइनस करके 67,500 नेगेटिव का है, 1,69,000 नेगेटिव का है,
अभी भी बेटा नेगेटिव के अंदर ही आ रहा है, तो कैश डिक्रीज यानी कि नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। चलो जी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी माइनस है कितना 67,500, 67,500 माइनस में 1,69,000 प्लस में 212500, तो ये आपके पास 212500, तो अभी भी नेगेटिव के अंदर ही आ रहा है 24,000। अब इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है ना, हालांकि मेरे को तो टाइम बचाना चाहिए भाई, तो आपने लिखना है पूरा। इक्वलेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सीसीई। ध्यान रखना शॉर्टकट सिर्फ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपने अप्लाई नहीं करनी, ठीक है सर। फटाफट से सीसीई बताओ कितने का है। सीसीई हमारे पास है 49,000 का। अब ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो सर जरा इसमें से माइनस करो और आपके पास क्लोजिंग सीसी आना चाहिए 25,000 का। क्या सर आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया, 25,000 का आ रहा है। पेपर का क्वेश्चन था और कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम चल सकते हैं आगे? अराउंड हमें शायद 13 मिनट के अप्रॉक्स इसके अंदर लगे हैं। मैंने आपको कहा था समझाने के बावजूद इतना टाइम लग रहा है, तो आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। ध्यान रखना आप अप्रॉक्स 9-10 मिनट्स तक का एवरेज लेके चलना, अगर उससे भी डाउन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। पेपर के अंदर क्वेश्चन आसान ही आते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सर हमारा 13 कंप्लीट करा दिया है आपने। चले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो जी, ये भी सर एक पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 का। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, जरा ध्यान से देखना। इसमें एक छोटी सी लाइन दे रखी है, हालांकि उसका कोई इतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी दे रखी है। कह रहा है देयर वाज नील, नील मतलब जीरो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जीरो है। इसका मतलब अगर मैं उसे सॉल्व भी करूंगा ना तब भी वो जीरो ही आएगी। ध्यान रखना, इसका मतलब एक आंसर वेरीफाई करने के लिए उसने आपको चीज दे दी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप बनाओगे ना तो कैश टैक्स माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो जीरो बचेगा। ध्यान रखना, उसने पहले ही बता दिया। कह रहा देयर वाज नेट जीरो या बोलो नील नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अशोक लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ अशोक लिमिटेड। बैलेंस शीट आपको दे रखी है एज एट 31 मार्च 2019। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कह रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है जी, तो सर बनानी तो हमें पूरी की पूरी है बेटा। ध्यान रखना, हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ये नहीं कि सर वो नील दे रखा है तो उसको छोड़ दें, बनानी पूरी की पूरी है। लेकिन उसने आपको एक चीज दे दी कि ध्यान रखना अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करोगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। ध्यान रखना, ठीक है सर। चलो जी, ध्यान रखना इसका रेलिवेंस कहां पर आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जीरो करनी है, ठीक है। चलो कह रहा है शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपके पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पक्की बात है क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या होगा? पक्की बात है क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब ये दोनों के दोनों करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, कहीं और ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट है। करंट इन्वेस्टमेंट तो ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम इसे क्या मानेंगे? ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है सर। रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ। तो सर ये तो सीसी का पार्ट है, ये तो बाद में डील होगा, और ये भी सीसी है, बाद में डील होगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखी है तो नीचे वाले सीसी को आप क्या मानो? कैश और बैंक मानो। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, थोड़ी सी मार्केटेबल सिक्योरिटी ऊपर दे रखी है और नीचे जो सीसी है उसके अंदर पूरा कैश है, पूरा बैंक है, और थोड़ी सी मार्केटेबल सिक्योरिटी नीचे भी दे रखी है, ठीक है जी। जैसे आपको ठीक लगे वैसे मान सकते हो। और सर ट्रेड रिसीवेबल भी, ट्रेड पेबल रिसीवेबल जो है वो बाद में डील होगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस दे रखा है, 8% डिबेंचर है, दो बार 8% डिबेंचर है बेटा। मैंने आपको याद है एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था, अगर मैंने 5 सालों के लिए लोन लिया है तो जब लोन लिया था 5 साल बाद उनकी रिडम्पशन करनी थी, तो वो कौन सी लाइबिलिटी थी? लॉन्ग टर्म। सर 4 साल रह गए, अभी भी है लॉन्ग टर्म। सर 3 साल रह गए, अभी भी है लॉन्ग टर्म। 2 साल रह गए, अभी भी है लॉन्ग टर्म। जैसे ही उस लोन का 1 साल रह गया रिडम्पशन करने के लिए, रिडम्पशन मतलब वापसी करने के लिए, रीपे करने के लिए, तो अब मैं उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं बोला करूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलूंगा, क्योंकि अब वो विद इन 12 मंथ के अंदर रीपे हो जाएगी। और विद इन 12 मंथ के अंदर जो लाइबिलिटी रीपे हो जाती है उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज।
जो अभी भी 1 साल से ज्यादा टाइम है जिनका रिडम्पशन के अंदर, वो लॉन्ग टर्म के अंदर आएंगे, और जिनका 1 साल तक ही का टाइम है वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म में आएंगे। ठीक है जी, चलो 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका मतलब इनकी रिडम्पशन 1 साल से ज्यादा टाइम बाद होगी। सर डिवेंचर है फाइनेंसिंग ही, चाहे वो लॉन्ग टर्म में दिखाई दे चाहे शॉर्ट टर्म में दिखाई दे। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, सर दिखाई करंट लाइबिलिटी में दे रहा है, लेकिन है कौन सी एक्टिविटी? उधार की एक्टिविटी, तो कौन सी है? फाइनेंसिंग। ध्यान रखना, डिवेंचर यहां पर भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ठीक है सर। उसके बाद नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है। ठीक है सर, यहाँ दो दो डिवेंचर थे, बस इसकी बात ध्यान रखनी। सर इंटरेस्ट दोनों पे कैलकुलेट होगा? हाँ जी, दोनों पे कैलकुलेट होगा। ठीक है सर। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है। ठीक है सर। कह रहा है मशीनरी, बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन हमारी बुक में भी था। ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, अगर हम नेट एसेट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे मशीनरी की बुक वैल्यू चाहिए जिसको बेच रहे हो, और अगर मैं ग्रॉस एसेट मेथड कर रहा हूं तो मुझे मशीनरी की कॉस्ट वैल्यू चाहिए जिसको मैं बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉस्ट वैल्यू भी हटानी है और उसका डेप्रिसिएशन भी हटाना है। याद है कि नहीं? चलो देखो यहां पर क्या कह रहा है, द मशीनरी, अ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू। सर मुझे मशीनरी की बुक वैल्यू तो चाहिए नहीं, क्योंकि ग्रॉस मेथड फॉलो हो रहा है, दो दो अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी और ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब सर यहां पर मुझे ग्रॉस वैल्यू देनी चाहिए थी, कॉस्ट वैल्यू देनी चाहिए थी इसकी, लेकिन मुझे कौन सी वैल्यू दे रखी? बुक वैल्यू। अच्छा बुक वैल्यू आती कैसे है? बुक वैल्यू आती है कॉस्ट वैल्यू माइनस में ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। कह रहा है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 60,000, बुक वैल्यू मेरे को दे रखी है 60, डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, इसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा हो रखा है, या बोलो कितना लग रखा है? 20,000। इसका मतलब उन्होंने मुझे ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की वैल्यू भी दे दी। क्या मैं कॉस्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता? हाँ सर निकाल सकते हो। 60,000 प्लस में 20,000 आपके पास आ जाएगी कॉस्ट वैल्यू, यानी कि 80,000 की। ओके, तो बेटा ध्यान रखना, इसको यहां से कट करो, यहां पर लिखो कॉस्ट वैल्यू कितने की? 80,000 की। अब क्वेश्चन पढ़ोगा, ठीक है। कह रहा है मशीनरी ऑफ द कॉस्ट वैल्यू ऑफ 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20,000, सोल्ड फॉर रुपीज एट अ लॉस ऑफ 6,000। सर कोई मशीनरी मेरे लिए 80 की थी जिसको मैंने 20 का ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो मेरे लिए वो कितने की बुक वैल्यू है? 60 की। ध्यान रखना, मुझे कॉस्ट वैल्यू तो चाहिए चाहिए, क्योंकि हटानी कॉस्ट वैल्यू थी, बुक वैल्यू तो मुझे चाहिए ही होती है। इस मेथड में कॉस्ट वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ठीक है सर। इसका मतलब मेरे लिए वो मशीनरी कितने की थी? 60 की। कितने पर बेच दिया? 6,000 के लॉस पर बेच दिया। तो जल्दी से बताओ बेटा, मैंने उसको बेचा कितने का होगा? बेचा होगा सिर्फ 54,000 का। ये नोट्स के अंदर हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी था। ठीक है ना? चलो, तो ये वाली भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ बच्चा कभी कभार जल्दबाजी के अंदर इस बुक वैल्यू को ही कॉस्ट वैल्यू मान लेता है। तो वो क्या कहता है, 60,000 की मशीनरी जिसपे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितने का लगा हुआ? 20 का। इसका मतलब मेरे लिए वो मशीनरी कितने की है? 40 की। वो ये सोच लेता है। फिर वो कहता है 40 की मशीनरी अगर 6,000 के लॉस पे बेची है, इसका मतलब मुझे 34,000 का सेल वैल्यू पता चल गया। ये गलत है बस, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखना, जल्दबाजी में बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है सर। 8% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018। यहां पर रिडम्पशन है बेटा, पैसे वापसी किए गए, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, फटाफट से पहले करंट ईयर प्रीवियस ईयर मार्क कर लो। ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर। अब आपने एडजस्टमेंट्स को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास शायद 14 है। हाँ जी, चलो सर एडजस्टमेंट करो, मशीनरी का अकाउंट बनाओ, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ फटाफट से। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट बना लिया, और एक बनाना है ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है जी। चलो, तो जल्दी से मुझे मशीनरी का बैलेंस बताओ क्या है? मशीनरी का बैलेंस है 11,17,000 और 16,30,000। ठीक है सर।
चलो उसके बाद ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 70,000 और 1,30,000। चलो जी सर, इस साल मशीनरी की वैल्यू थी 80,000, डेप्रिसिएशन 20,000, बेच दी 6,000 के लॉस पे। तो सर 20,000 का पहले तो ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाओ और उसको उसकी सही जगह पर भेजो। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है ना? हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी का ही आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पर भी मुझे प्लांट एंड मशीनरी ही लिखना पड़ेगा। चलो चलो जी, ठीक है सर, इसको उठा करके भेज दो यहाँ पर। तो बाय ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। अच्छा, वो कितने में बेच दी सर? 6,000 के लॉस में बेच दी। तो बाय लॉस ऑन सेल। सर 80,000 की मशीनरी थी, उस पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा हुआ था 20 का, तो मेरे लिए वो कितने की थी? 60 की। और 60 की चीज अगर मैंने 6,000 सस्ती बेच दी, नुकसान पर बेच दी, तो मैंने उसको बेचा कितने का? बाय बैंक सेल। बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी है, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये ना हो बोलो सर ये क्या, आप कहाँ चले गए सर आप, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट जो थी मैंने डील कर लिया। फटाफट से ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बंद करो, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करो, 80,000 आपके पास आ गया। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है आपके पास डेप्रीशिएशन करंट ईयर का, ये पुराने साल का। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं, क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं, पुराना वाला डेप्रीशिएशन तो सर पिछले सालों का, इस साल का कैश फ्लो बना रहे तो इसी साल की बातें आएंगी, ठीक है सर? जल्दी से बताओ, डेप्रीशिएशन पता चल गया? हाँ सर ये रहा। से बेचना पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। बस एक परचेज रह गई, परचेज आपको पता है यहां पर आएगी टू बैंक परचेज। चेक कर लो बस कितने की। क्रेडिट साइड को प्लस करो, 20 प्लस 6 प्लस 54 प्लस 16,30,000, तो यहाँ पर है 171, 1 2 3 4 माइनस 11,30,000, तो ये आएगा 5,80,000 का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है सर? ना ओपनिंग ये जाएगा, ना क्लोजिंग ये जाएगा, बाकी बची हुई सारी की सारी चीजें हम पोस्ट करेंगे, जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4। सिर्फ ये 4 चीजें पोस्ट होती हैं, ठीक है ना? चलो, तो सर हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया है, अब आप बनाओ 8% डिवेंचर्स की कैलकुलेशन के लिए कुछ ट्रीटमेंट करो। मैंने कहा ठीक है भाई, 8% डिवेंचर्स के लिए कुछ करते हैं। चलो जी, 8% डिवेंचर का मैं यहां पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। चलो जी, तो सर यहां पर मुझे दो दो डिवेंचर्स दे रखे हैं, दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करो लॉन्ग टर्म की। सर रिडम्पशन हुआ है, मैंने कहा पता चल जाएगा, अगर पिछले साल ज्यादा थे इस साल कम हो गए तो रिडम्पशन पता चल जाएगा। पता नहीं, पहली बात तो ये कौन से वाले देखना पड़ेगा, पहले पहले वाले देखो, लॉन्ग टर्म देखो। 1 लाख के हैं 1 लाख, इसका मतलब इनमें से किसी भी चीज को रिडम्पशन नहीं किया। जल्दी से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। साल के शुरू में भी 1 लाख का लोन था, एंड में भी 1 लाख का लोन है, तो कोई इशू और रिडम्पशन तो नहीं करे, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसका इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है ना। साल के शुरू में भी 1 लाख का लोन था, साल के एंड में भी 1 लाख का लोन है, मतलब पूरे साल आपके सर के ऊपर कितने का लोन है? 1 लाख का, तो उस पर कितने का इंटरेस्ट? 8% का इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट फर्स्ट आपका कैलकुलेट होगा 1 लाख का 8%, यानी कि 8,000। ये तो लग गया एक डिवेंचर्स पर। दूसरा देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये रहा एक और डिवेंचर, ये रहा। सर पहले देखो डिवेंचर इशू करें या रिडीम करें? सर ये डिवेंचर्स तो रिडीम करें। अच्छा, इसी के बारे में बोल रहा था वो नीचे कि 8% जो डिवेंचर रिडीम करें वो 1 जुलाई को करें। सर सारे के सारे रिडीम कर दिए, 3 लाख के साल के शुरू में थे और 1 जुलाई को सारे के सारे रिडीम कर दिए, मतलब जीरो हो गए। तो जल्दी बताओ बेटा,
साल के शुरू के अंदर आपके ऊपर कितने डिबेंचर्स थे, कितने डिबेंचर्स थे, ये शॉर्ट टर्म वाले सर कितने थे, 3। मैंने कहा था ना शॉर्ट टर्म वालों का मतलब क्या है, अभी इसी साल रिडीम कर देंगे उनको, तो देखो 3 महीने बाद रिडीम कर दिए। तो जल्दी बताओ 1 अप्रैल को कितने का लोन था डिबेंचर के नाम का, 3 लाख का। पूरा अप्रैल था, मई था और जून था, जैसे ही 1 जुलाई आया सारे के सारे डिबेंचर्स को रीपे कर दिया। मुझे रीपेमेंट से अभी लेना देना नहीं है, अभी तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि ये 3 लाख वाले डिबेंचर आपके पास सिर्फ 3 महीने रहे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट बता दो इनका कितना है। इसी के अंदर आपको एक और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 लाख 8% का, वो भी सिर्फ 3 मंथ का। 3 लाख 8% का, वो भी सिर्फ 3 मंथ का, यानी कि 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपके पास आ गया है 14,000। ओके बेटा, सिंपल था। मैंने क्या कहा था, वर्किंग नोट में सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना, इशू या रिडम्पशन हम बाद में जब लाइन वाइज चलेंगे ना तब करेंगे। ओके बेटा, ठीक है सर, ओके है, दोनों एडजस्टमेंट हमने कर ली है। पॉइंट नंबर सेकंड खत्म हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, भाइयों को ढूंढो फटाफट से। क्या यहाँ पर आपको कोई रिजर्व के अंदर रिजर्व दिखाई दे रहा? नहीं। ठीक है सर। क्या इंटरेस्ट ऑन वो क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा? एडजस्टमेंट के अंदर क्या इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड दिखाई दे रहा? नहीं। मतलब एक ही भाई है, प्रोविजन फॉर टैक्स। जल्दी से उसे कंप्लीट कर लो। चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, यही आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है सर, बढ़िया एकदम। नेक्स्ट पे चलो सर। नेक्स्ट स्टेप क्या था सर? लाइन बाय स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। ठीक है सर, आप ये सारी चीजें जरा यहां से एक बार रब कर दो ताकि कुछ हमें दिखाई तो दे। चलो ठीक है। सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल 11 लाख की शेयर कैपिटल 19 लाख की हो गई। इसका मतलब सर 8 लाख के नए शेयर इशू कर दिए होंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8 लाख। ठीक है सर, आगे रिजर्व एंड सरप्लस में है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 के अंदर सिर्फ सरप्लस है। 2 लाख का प्रॉफिट अब सिर्फ 1,60,000 का रह गया। सर प्रॉफिट कम हो गया सर, करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, तो 1,60,000 माइनस में 2,40,000 नेगेटिव आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। ठीक है सर, पीछा वाला क्वेश्चन भी हमने नेगेटिव देखा था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। चलो जी, नोट नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। 1 लाख का लोन 1 लाख का ही है, इसका मतलब ना ही कोई इशू करा ना ही कोई रिडम्पशन करा। लेकिन सर इंटरेस्ट की बात तो करो। मैंने कहा इंटरेस्ट की बात करता हूं। अच्छा, क्या मैं दोनों इंटरेस्ट एक ही साथ एडजस्ट कर दूं? आप इस वाले इंटरेस्ट की अलग कैलकुलेशन करो, इस वाले की अलग कैलकुलेशन करो, ट्रीटमेंट तो दोनों की एक ही है। फाइनेंसिंग में से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, और मैंने ऑलरेडी इन दोनों इंटरेस्ट को प्लस कर रखा है। तो सीधा इस 14,000 की एडजस्टमेंट एक ही बार कर दो, दोनों के लिए हो जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही है, 8%। ठीक है, चलो तो जल्दी से बताएं बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में से माइनस और ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। चलो जी, सर इंटरेस्ट तो दोनों के एक साथ कर लिए, यहां पर कोई इशू और रिडम्पशन नहीं था। अब आगे चलो फटाफट से। सर ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या है, यही दे रखा है बेटा। सबसे पहले दे रखा है 8% डिवेंचर। तो सर पहले तो इशू और रिडम्पशन की बात करो। इंटरेस्ट की बात देखो अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने दोनों का एक साथ ही कर लिया। अब इशू और रिडम्पशन देख लो। साल के शुरू में 3 लाख के डिवेंचर थे, अब 0 के हैं। क्या हुआ सर? रिडम्पशन कर दिया। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चलो जी सर, इसके अंदर एक और चीज भी है, भूल मत जाना। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख का, बैंक 2,30,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट अब 2,50,000 का हो गया। टोटल से तो कोई लेना देना नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन कितने का है सर? ये है आपके पास 20,000 का।
ओके सर, ये भी हो गया हमारा। चलो आगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। चलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या है भाई, नोट नंबर 4। हाँ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या क्वेश्चन में टैक्स पेड या मेड दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, पिछले साल वाला पूरा पे कर देंगे और इस साल वाला पूरा मेड कर लेंगे। तो जो पिछले साल वाला पूरा पे किया है वो तो बाद में एडजस्ट होगा, आपको पता है, सबसे नीचे, और जो मेड कर लिया है उसको फटाफट से आप ऊपर जाकर के 1,90,000 को प्लस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,50,000। ठीक है सर, आगे चलें फटाफट से। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करें फटाफट से अब। और सर इसके लिए तो मैंने वर्किंग नोट बना ही रखा है। चलो, चार चीजों को एडजस्ट करना है। सबसे पहले परचेज, सेल, डेप्रीशिएशन और लॉस। तो सर परचेज, परचेज जल्दी, परचेज कितने की है, 5,80,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,80,000 नेगेटिव। सेल कितनी है सर, सेल कितनी है, सेल, सेल है आपके पास 54,000 की, यहीं पर आएगा वो भी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 54,000 ना। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, डेप्रीशिएशन का इंपैक्ट कहां पड़ेगा, सिर्फ ऑपरेटिंग में प्लस, और लॉस का भी इंपैक्ट कहां पड़ेगा, ऑपरेटिंग में प्लस। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000। बस एक डेप्रीशिएशन की वैल्यू मेरे को बता दें कितनी निकाली थी, 80,000। तो ये 80,000 यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है सर, ये आपका हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनटेंजिबल एसेट को देखो जरा, 1,70,000 की 2,80,000 की हो गई, 1,70,000 की 2,80,000 की हो गई। इसका मतलब सर आपने इन्वेस्ट गुडविल परचेज कर ली, याद है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, हाँ सर याद है। तो आपने गुडविल खरीद ली, मतलब एक असेट खरीद ली, गुडविल परचेज्ड कितने की, 1,10,000, और ये आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है सर, गुडविल का भी हो गया हमारा। इंटेंजिबल एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट बाद में, ट्रेड रिसीवेबल बाद में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में। इसका मतलब मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली है, मतलब आपकी एडजस्टमेंट भी सारी हो गई है, मतलब सब कुछ हो गया है। ठीक है सर, अब इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला फाइनेंसिंग, कैश यूज्ड इन, सॉरी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर ये था 8 लाख, माइनस में 14,000, माइनस में 3 लाख, प्लस में 20,000, 5,06,000। ओके, नेट हम निकाल लेंगे। चलो, 5,80,000 नेगेटिव का है, 1,10,000 नेगेटिव का है, प्लस का है 54,000, तो नेगेटिव का आएगा 6,36,000। सर यहां तक हमारा जो कंप्लीट हो चुका है वो हो चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है सर, 1,50,000 प्लस 14 प्लस 80 प्लस 6, 2,50,000। ओके सर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या है सर, चेंज, और चेंज हमने छोड़े थे सिर्फ दो, ट्रेड, दो क्या, सिर्फ एक, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट तो सीसी का पार्ट है, सीसी भी सीसी का पार्ट है, सिर्फ एक ही चीज छोड़ी थी, ट्रेड रिसीवेबल। 4,10,000 के 3,90,000 के हो गए, डेटर्स कम हो गए 20 के, मतलब पैसा आ गया। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके बेटा, तो फटाफट से निकाल लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहां से टैक्स पेड को माइनस कर दो, और टैक्स पेड का शायद आपको अमाउंट पता है, ये रहा 2,70,000। तो आपके पास आ जाएगा, देखते हैं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। चलो, तो इसके अंदर प्लस कर दो। ओहो, हमने तो
पढ़ा था पहले कि वो यही आएगा कैश फ्लो, क्योंकि जीरो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन ने बेटा स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये देखो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि नेट कैश फ्लो कितना आएगा, ऑपरेटिंग का 0। तो मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर फटाफट से निकाल लो। नेट कैश फ्लो आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि 6,36,000 नेगेटिव में है और 5,06,000 पॉजिटिव में है। तो नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो A प्लस B प्लस C, तो 0 माइनस में 6,36,000 प्लस में 5,06,000। ठीक है, तो 5,06,000 पॉजिटिव का है, 6,36,000 नेगेटिव का है, तो 1,30,000 यहाँ पर आएगा नेगेटिव में। अब यहाँ पर बस आप प्लस कर दो ओपनिंग CCE, ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE। सर यहाँ पे CCE एक नहीं है, दो है, ध्यान रखना, दोनों को प्लस करके आएगा। तो सर एक CCE आपके पास है करंट इन्वेस्टमेंट और एक है आपके पास CCE, तो 2,90,000, 2,30,000, 2,90,000, 2,30,000। तो सर 2,90,000, 2,30,000, 5,20,000। तो सर पॉजिटिव का 5,20,000 माइनस का 1,30,000, तो 3,90,000 मेरे हिसाब से उन दोनों क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ करके आना चाहिए। एक बार जोड़ता हूँ, 1,30,000 प्लस 3,00,000, 4,90,000 बेटा आ रहा है। मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या? 5,20,000 माइनस में 1,30,000, मे भी शायद बेटा मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, शायद मैंने कोई अमाउंट कहीं पर जो है गलत लिखा है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो मैं अपना अमाउंट लिख रहा हूँ 1,30,000 प्लस 3,00,000, तो ये हो गया 4,90,000। कहीं पे 1,00,000 की कोई गड़बड़ आ रही है, मैं 1 मिनट बेटा चेक करता हूँ, कहीं मेरे से कोई अमाउंट गलत तो नहीं लिखा गया। सॉरी बेटा, प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट को बनाते टाइम मैंने एक फिगर गलत लिख दी है। जरा देखें, यहाँ पर मैंने 11,30,000 लिख दिया, हालांकि ये था 11,70,000। बाय मिस्टेक बेटा मुझसे गलती हो गई, और ये गलती मैंने जानबूझ के करी है ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 1,70,000, 40 है ये, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बार बार, और कुछ नहीं है, 5,40,000 है ये। ठीक है बेटा, गलती पता चल गई है, 5,40,000 था वो, ठीक है। 5,40,000 प्लस में 11,10,000 माइनस में 54,000। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन करने में कम टाइम लगता है और गलती ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब फटाफट से मैं इसको टैली कर रहा हूँ और अब ये टैली हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से अब कोई गलती नहीं आनी चाहिए। 5,96,000, तो 5,96,000 माइनस में 5,06,000, तो 90,000 अभी भी नेगेटिव में है, तो 5,20,000 माइनस में 90,000। शुक्र है भाई, 4,30,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।